हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ये बात तो ढकी छुपी है नहीं कि हमारी मईशत की हालत पतली है, और जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो यही कहती है कि पिछली हुकूमत जो है ख़जाने में कुछ छोड़ के नहीं गए। बहरहाल ये हुकूमत ने भी यही कहा, और फिर एक एफ़र्ट शुरू हुई कि कहाँ से हम इन्वेस्टमेंट ले कर के आएँ। एक ऑप्शन थी IMF की जो अभी उन्होंने होल्ड पे की हुई है। उससे पहले कोशिश है कि कहीं दोस्त ममालिक जो हमेशा हमारे काम आते हैं इस बार भी काम आ जाए। एक दोस्त मुल्क सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आया हुआ है 6 रुकनी, जो आज गवादर भी गया, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर वो एक ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहते हैं जिससे 5 लाख बैरल पर डे जो है जिसकी पैदावार होगी, और $9 बिलियन उसकी कॉस्ट आएगी, और पाकिस्तान उसको 16% उस पर जो है रिटर्न देगा सऊदीज़ को। इनिशियली ये ख़बरें भी आई थी कि सऊदी अरब शायद कुछ ग्रांट भी दे रहा है, और उसके अलावा लेकिन बाद में वो चीज़ ज़रा इधर उधर हो गई, और 2 पावर प्लांट्स उन्होंने जैसे हवेली बहादुर और बलोकी के वो ख़रीदने में इंटरेस्ट शो किया है। और रिकोडिक जो मशहूर ज़माना आपको पता है, उस पर तो रिकोडिक पे इतनी दफ़ा लिखा जा चुका है। मुल्क और कई कंपनियां सवारी कर चुकी हैं, और हम भुगत भी रहे हैं टीथियान की जो हो रही। ज़रार नाम का ब्यूरोक्रेट तो नहीं है ना पाकिस्तानी साइड से? नहीं, वो तो बटवा लेके निकल गया ना वो, बस तो बिल्कुल उसके बाद। अच्छा, शुरू में ख़बरें गुज़िश्ता माह इमरान खान और उनकी काबीना के मेंबर गए भी सऊदी अरब, और वहाँ से जब वापस आए तो ख़ासे खुश लगे, और ये कहा गया कि सऊदी अरब हमें जो है बेल आउट करेगा टू अ सर्टन एक्सटेंट। आज 2 वज़रा हैं, फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात और मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट खुसरो बख्तियार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कुछ ऐसी बात की कि जनाब सऊदी अरब जो है वो बहरहाल इन्वेस्ट तो करेगा, लेकिन वो हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं होगा। तो पहले सुन लीजिए कि जनाब खुसरो बख्तियार ने क्या कहा। कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन फ्रेमवर्क नहीं पैदा हो रहा कि ये 3 मुल्क अब आके CPEC को आगे लेके चलेंगे, ये गलत तासुर है। और मैं हैरान हूँ कि रज़ा रबानी साहब जैसे जहां दीदा इंसान को मुझे उम्मीद थी कि इतनी सी तफरीक का समझ आना चाहिए था। जी, ये खुसरो बख्तियार इस बात पे खफा हो रहे थे कि रज़ा रब्बानी ने ख़ासी तनकीद की थी सेनेट में, और उन्होंने ये कहा था कि हमें बताया जाए कि सऊदी अरब जो आ रहा है तो उस बारे में पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए, अपोजिशन जैसे कहती है। उन्होंने भी कहा। अब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट तब हुई जब ये वापस आए थे। अब आपने सुना वो कह रहे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर होगा सऊदी अरब। लेकिन जब फवाद चौधरी आए थे तो 20 सितंबर को उन्होंने आकर के ऐलान किया, और वो क्या दबंग ऐलान था आप ज़रा पहले सुन लीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। CPEC में अब जो हमारा तीसरा स्ट्रैटेजिक पार्टनर होगा या इक़्तिसादी पार्टनर होगा वो सऊदी अरेबिया होगा, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को इस रास्ते में आएंगी। अब ये एक अननेसेसरी किस्म नहीं तो यार इस बात पर तुम मतलब इसका इस्तीफा लेना चाह रहे हो या जान देना चाह रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं लेना चाह रहे हैं यार। स्ट्रेटेजिक हो या इन्वेस्टमेंट हो, क्या बड़ा फर्क पड़ता है? एक लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, नहीं कौन सा उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो नहीं दी? नहीं, कोई नहीं दी हुई, लेकिन हुआ ये था कि जब ये इन्होंने अनाउंस किया कि हम पार्टनर बन रहे हैं और CPEC अब 3 ममालिक जो है ना वो लेकर के चलेंगे। इनिशियली देखो इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र तो तमाम ममालिक को थी, सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ भी थी। एक ज़माने में तो ये भी खबरें आई थी कि शायद इंडिया भी जो है इन्वेस्टमेंट, अफ़गानिस्तान है, ईरान का भी आया था बीच में। लेकिन जो जियो स्ट्रैटेजिक चीज़ें जिस तरह से खैर चेंज हो रही हैं, तो इस सारी सूरत हाल में अब ये है जो ग्रांट का जहाँ तक सवाल था कि सऊदी अरब के आ रही है कि शायद हमें वो डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल भी देंगे। उसमें भी थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ हैं कि क्या वो डेफर्ड पेमेंट जो ऑयल होगा डेफर्ड पेमेंट पे वो इस रिफाइनरी जब ये सेटअप होगी उसके बाद से शुरू होगा, या अभी कोई ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी। आपको पता है हमारी हर हुकूमत आकर के रिक्वेस्ट सऊदी अरब से ज़रूर करती है, मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ, ट्रेडिशनल है भाई, और कोई देव ना देव। आप कायदे आज़म के मज़ार पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, कोई भी हुकूमत आती है तो आप सऊदी अरब से डिफर्ड ऑयल पेमेंट की भी बात करते हैं। अच्छा, आपको करनी भी पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि प्रोजेक्शंस क्या है? प्रोजेक्शंस है कि साल के आखिर तक, और हम अक्टूबर में बैठे हुए, ज़्यादा टाइम नहीं है, तेल की कीमत $100
بیرل جا سکتی ہے. اچھا وہ کیوں؟ کیونکہ ایران سینکشنز, کیونکہ اوپیک نے کہا ہے کہ جی ہم پیداوار اتنی بڑھا نہیں سکتے, اور وہ بڑھا بھی نہیں سکتے اتنی, کیونکہ وہ بھی تقریباً کیپیسٹی پر ہی ہے. تیل کی قیمت نے جانا ہے اوپر. تیل کی قیمت جب اوپر جاتی ہے, اور خاص طور پر پاکستانی جیسی اکانومیز جو ہیں, اس پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے. اور اس وقت جو ہے ہمارے پچھلے 2 مہینے جو اس سال کے جو مالی سال ہے 18-19 میں 30% آپ کی آئل امپورٹس جو ہیں وہ بڑھی ہیں. ہاں, تو یہ ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ وہ ملٹی پلائر, اور اسی لیے ریفائنری کا سوچ رہے ہیں کہ کم از کم 50% اس سے ہماری آئل امپورٹس جو ہیں وہ کم ہوں گی. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. اب اگین کون سی ریفائنری سے یہ جو آئل ریفائنری سعودی عرب لگائے گا. ایسا نہیں سر, بہرحال دیٹس واٹ فگر دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے نا, میں بتا رہا ہوں نا. بتا وہ جو سارا کا سارا صرف ریفائنری نہیں ہے, 2 سے 3 ملین ٹن تیل کا جو ریزرو ہے وہ بھی اس ریفائنری کے ساتھ بنایا جائے گا, اور سارے کا مقصد ہے ایکسپورٹ کرنا ڈومیسٹک یوزیج کے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اچھا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوادر میں اگر سعودیوں نے کوئی ریفائنری لگائی تو ہمیں کوئی تیل فری میں مل جائے گا, سائڈ سے ایک پائپ لائن مل جائے گی. ڈیفرڈ پیمنٹ جو بھی ٹریڈیشنلی سعودیوں سے ہوتی ہے, نارملی مارکیٹ میں 3 مہینے کا چلتا ہے معاملہ. سعودی جو ہے 6 مہینے کا دیتے ہیں. بھائی صحیح 6 مہینے بریدنگ روم سال بھی دے دیتے ہیں, یہ معاملہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ سعودی یہ جو انہوں نے فوری طور پہ ریجیکٹ کر دیا, نہیں رضا ربانی نے ایسی بے بنیاد بات کی ہے اور یہ کوئی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. رضا ربانی کی جو بات ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے جی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور سعودی شراکت کے بارے میں کیا چین کو پتہ ہے یا نہیں ہے. چلیں اس کو تو میں معاف کر سکتا ہوں. انہوں نے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات, انہوں نے اور حاصل بلوچ نے, دونوں نے, حاصل بزنجو نے, وہ یہ ہے کہ ریکودیک میں بقول آپ کے انٹرسٹ انہوں نے ظاہر کیا ہے. تو سعودیوں کو مائننگ کا کوئی تجربہ ہے یا کوئی ان کی ایسی کمپنی ہے جو مائننگ میں ورلڈ وائڈ ایکسپرٹ؟ یہ اب ایک لیجیٹیمیٹ سوال ہے. 1 ٹھیک ہے. 1 2 جنرل ضیاء کے زمانے سے آج تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ بلوچستان سعودی ایرانی کشمکش کا اکھاڑا رہا ہے. ٹھیک ہے, پچھلے 40 سال سے. اب کل یہاں آئل ریفائنری ان کی بنتی ہے, اس کا مطلب ہے ایک اسٹریٹجک ایسٹ ان کا ڈیولپ ہو گیا. بالکل. اس طرف ہے چابہار. ایسا نہیں ہے کہ سعودی انٹرسٹڈ تھے اور ہمارے پاس کوئی مجبوری تھی کہ یار چونکہ چین آ رہا ہے یا سعودی آ رہا ہے اور تو کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے تو ہم کیا کریں. یہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں جواز ظریف, یہ ابھی مارچ میں آئے تھے عباسی حکومت کے دوران. وزارت خارجہ کے ہمارے جو ترجمان ہیں ڈاکٹر فیصل, انہوں نے اس وقت کہا کہ وزیر خارجہ جواز ظریف نے سی پیک منصوبے میں شرکت کی خواہش ظاہر کی ہے, اور اسی زمان اور دورے کے میں گوادر اور چابہار کو سسٹر پورٹس کا درجہ دیا گیا. یہ ہم بھول جاتے ہیں. پھر اس کے اگلے مہینے یعنی اپریل میں ایرانی وزیر مواصلات آئے ہیں عباس اخوندی. انہوں نے کہا کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ جو سسٹر پورٹس ہیں, لفظ سسٹر پورٹس استعمال کیا, ان کے درمیان ریلوے لائن بچھائی جائے اور فیری سروس شروع کی جائے. یعنی اتنے حد تک جانے. ابھی پچھلے مہینے جب چینی وزیر خارجہ آئے ہیں پاکستان, تو اس کے بعد چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کیا کہا کہ ہمیں سی پیک میں تیسرے فریق کی شرکت پہ کوئی ریزرویشن نہیں ہے. تو خوشی کی بات ہے, ترقی اور بڑھے گی, ایکسپینڈ اور بڑھے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایران کو فار ایگزامپل خدشہ ہے یا ہمیں خدشہ ہے کہ جی یہ سعودی کا اسٹریٹجک ایسیٹ ہے, تو ہمیں ایکول اتنا خدشہ ہے کہ چابہار انڈیا کا اسٹریٹجک ایسیٹ ہے. اگر ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے, اور کیوں ہونی چاہیے, ہاں وہ بات سنیں نا, بات ہے اسٹریٹجک ایسیٹ. لیٹ می کمپلیٹ. تو جب ایران ہمیں آفر کر رہا ہے, اچھا ایک تو سسٹر پورٹس کا مطلب کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے سسٹر پورٹس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کیا مطلب واٹ ڈز دیٹ مین؟ نہیں کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن مطلب ایک بات سنیں نا, ایک سے بات مکمل کرنے دیں نا. ہزار دفعہ میں نے سنا یہ دونوں شہر سسٹر سٹیز ہیں, کیا ہوتا ہے اس سے؟ لاہور اور لزبن میں کیا فرق ہے؟ بائی پوائنٹ سمبلز پہ مت جائیں. اس کے پیچھے وہ لا رہا ہے گریڈز.
اس کے پیچھے وہ لا رہا ہے ریلوے لائن, اس کے پیچھے وہ فیری سروس کی بات کر رہا ہے نا. اگر یہ باتیں جو ابھی سعودی کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور یہ بھی ہم واضح کریں کہ یہ ابھی ایم او یو کے سٹیج پر بھی نہیں پہنچی, وہ تو سر ایم او یو سے بھی پہلے ہیں باتیں. تو میں پوائنٹ ہے کہ اگر باتیں ہی سننی ہیں اس پوری سچویشن میں پاکستان جو ہے اس کو تو رسے پہ بیلنسنگ ایڈ کرنا ہے نا, بیلنس کرنا پڑے گا. کیا ہم بیلنسنگ ایڈ کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں, سوال پوچھنے کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہم کر سکیں گے یا نہیں, اور اگر if that's to your head اور آپ کو چوز کرنا پڑے لاجکلی آپ کو کہاں جانا پڑے گا, اس پر بات کرتے ہیں اس بریک. ٹھیک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سی پیک وغیرہ وغیرہ پہ. ابھی 2 منٹ کے لیے ہم اپنے ساری جذبات سوئچ آف کر دیتے ہیں, صرف کوڈلی اور لاجکلی سچویشن کو دیکھتے ہیں. ایران سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ایران کی کیا پوزیشن ہے؟ اکنامکلی سکویزڈ ہے کیونکہ سینکشنز ہے. ٹھیک ہے, ریجنلی تقریباً جو تمام ممالک ہیں ان کی ارد گرد اپوزیشن نہیں ہے, اور وہ اپوزیشن اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہی ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ سعودی یو اے مائنس رشیا اینڈ چائنا, رشیا دیکھو, رشیا ول گو ویئر اٹس انٹرسٹ گو. میں بھی اب صرف انٹرسٹ کی ہی بات کر رہا ہوں. دوستی ووستی یاری شوری سب کو چھوڑ دو سائڈ پہ. فرانس میں آج کیا ہوا ہے ایران کے ساتھ؟ ایک بام پلاٹ تھا جو ان لوگوں نے بسٹ کیا. ایک باقاعدہ ایرانین سفیر اریسٹ ہوا آسٹریلیا سے, اگر میری اطلاعات ایگزیکٹ ہیں, اور اب انہوں نے کچھ ان کے اثاثے بھی سیز کر دیے ہیں. اچھا, فرانس ان ممالک میں سے ہے, وسط صاحب آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے, جنہوں نے سینکشن سے ہٹنے کے لیے کیا بنایا تھا, ایک اسپیشل وہیکل. ہاں وہ ابھی رائٹ. تو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ لاجکلی اور صرف بالکل پریکٹیکلی دیکھیں, آپ کو ایران سے کیا مل سکتا ہے؟ اچھا, یہاں پر کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ ترک تعلقات, یا کوئی بھی بات نہیں کر رہا کہ جنگ ہوگی. میری جان فرانس سے ایران کی سرحد ملتی نہیں ہے, ہم سے نہیں ملتی ہے نا سر. بالکل. انفارچونیٹلی سر, آپ کے پیچھے دیوار ہے, آپ کے آگے سمندر ہے, سمندر کے اندر شارک ہے, جنہوں نے پچھلے ہفتے سے نہیں کھایا. یہ ہماری پوزیشن ہے. فرانس کے پاس وہ پوزیشن بھی نہیں ہے, اور سرحد بھی ملتی تو گیم الگ تھی ان کی. ہمیں اپنی پوزیشن سے دیکھنا ہے نا باس. سعودی عرب کے ساتھ آپ کو کیا ملتا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا, ڈیفرڈ پیمنٹ, انویسٹمنٹ, ان کے پاس پیسے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے, چاہے ان کی اکانومی جہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کے لیے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہیں. اور یہ ایک انویسٹمنٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ ہم نے 10 لاکھ مدرسے کھول دیے, وہ ایک الگ گیم ہے. ٹھیک ہے, وہ $10 بلین ڈال رہے ہیں, وہ چھوڑ دو انویسٹمنٹ. رائٹ. سعودی عرب کا مین اتحادی کون ہے انٹرنیشنل سٹیج میں؟ امریکہ. امریکہ کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ریسیٹ. کچھ تو ماننا پڑے گا نا باس. آپ ماننا چاہیں یا نہ ماننا چاہیں, کچھ آپ کو ماننا پڑے گا. تو آئی سی اے کولنگ آف ریلیشنز ود ایران. ٹھیک ہے, اور آئی سی کہ یار اگر یو ایس سے بات کرنی ہے تو ہم کم از کم سعودیوں کو بول تو سکیں گے کہ ان کو یار تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے, بیکاز ہمارا آئی ایم ایف کا ایون کیا یار, آئی ایم ایف کا ٹاپ پہ لے لو. انفیکٹ بالکل شروع کرو آئی ایم ایف کے نام سے. ٹھیک ہے نا, وہاں پر بھی ان کی بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب چائنا کے ساتھ بھی آپ اگر یہ سی پیک کی جو ری نیگوسیشن اور یہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں, چائنا کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ سپیس تو چاہیے نا سر. وہ سپیس آپ کو صرف اس وقت مل سکتا ہے جب یو ایس ایک لاٹھی لے کر آپ کے سر کو ڈھوز نہ کر رہا ہو. اچھا, اب آئے ہم اگین ٹورڈ پریکٹیکل انٹرسٹ. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے آپ کو بالکل زیرو بھی نہ کریں, کیونکہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے بیلٹ اینڈ روڈ انڈیکس. ہمارے ہاتھ میں ہے کیا ذرا؟ میں وہیں آ رہا ہوں. امریکہ جو ہے میں وہاں ہی آ رہا ہوں. ایک تھوڑی سی چیز ہے ہمارے پاس, اور میں وہی میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا. بیلٹ اینڈ روڈ انڈیکس پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مطلب ان کا موٹر وے آپ سمجھ لیں نا, جیسے نواز شریف کا موٹر وے تھا, یہ ان کا موٹر وے ہے, پوری دنیا میں گزرے گا. اس کا جو فلیگ شپ اور پہلا اور سب سے جو اہم پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سی پیک ہے. رائٹ. تو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے ہاتھ میں؟ ہم چائنا کو یہ آرگیومنٹ دیں, اور یہ بہت اچھے پوائنٹس ہیں, میں سب کو کہوں گا کہ آپ یہ آرٹیکل پڑھیں, عارف رفیق صاحب کا ہے, ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں. اوکے, بڑے اچھے پوائنٹس ہیں ان کے. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو, پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے, وہ کسی نے ہمیں بنا کے نہیں دیا. اٹ از آر اون فالٹ, اٹ از ناٹ چائناز پرابلم. نہ ہی چائنا پہ کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری اکنامک کرائسس کو سالو کرے, لیکن ان کے مفاد میں ہے. کیوں؟ کیونکہ
पूरी दुनिया में जो भी क्रिटिसिज्म होती है सीपैक की किस बुनियाद पर होती है कि जी ये तो कलोनियलिज्म है, ये डेट ट्रैप है, वो आपको मकरूज करके आपके सारी चीजें खरीद लेंगे और बैठ के काबिज हो जाएंगे, राइट। तो पूरी दुनिया में थोड़ी सी एक टेंशन तो है, जहां से भी सीपैक के प्रोजेक्ट्स या BRI के प्रोजेक्ट गुजर रहे हैं, टेंशन तो है ना सर वहाँ पे। और श्रीलंका और मलेशिया के एक्सपीरियंस से वो टेंशन बिल्कुल। और सर अब आप देखिए कि मालदीव्स की हुकूमत भी चेंज हो गई है ना, तो वो भी कूलनेस होगी। सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। उन सब ममालिक की निगाह कहाँ है? सीपैक और पाकिस्तान पर, क्योंकि हमारी दोस्ती तो हिमालयों से ज्यादा बुलंद और समुद्रों से ज्यादा गहरी और शहद से ज्यादा मीठी है। अगर पहला लिटमस टेस्ट पता है कौन क्या आ रहा है? क्या हमारा से बुलंद दोस्ती का? वो है रेलवे लाइन। अच्छा नहीं, उस पे एक सेकंड, लेट मी जस्ट फिनिश दिस कि अगर वो देख रहे हैं कि अगर आप अपनी जिगरी दोस्त के साथ सही सलूक नहीं करेंगे ऑन सीपैक तो हमारे साथ क्या करेंगे? So this gives China a strategic interest in helping us renegotiate. अच्छा, उनका अपना फायदा भी है क्योंकि अभी जो प्राइस है बिजली की इन प्रोजेक्ट्स की बहुत हाई है। अगर उसको सब्सिडाइज करें, नीचे लाएं, कंज्यूमर्स के बिल कम होंगे तो वो जो चाइनीज पावर कंपनीज हैं उनको पेमेंट्स भी मिलेंगी, इंडस्ट्री भी होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो बहुत ज्यादा डिटेल्स बेचारे उसका टाइम नहीं। तुम्हारी वो बात मैं ले रहा हूँ कि चाइना कितना फ्लेक्सिबल होता है ताकि बाकी दुनिया को डिफरेंट मैसेज जाए। चाइना खासा फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि उसका दिल चाह रहा होगा, ज़रूरत है उसकी कि वो फ्लेक्सिबल हो। ये चीनी सफ़ीर हैं याओजिंग, उन्होंने कहा है जी कि चीन सिर्फ उन्हीं मंसूबों में सरमायाकारी करेगा जिसमें पाकिस्तान चाहेगा, पीरियड। इससे बहुत सारी बातें हल होती हैं। अब जो लिटमस टेस्ट आ रहा है जिससे एक मैसेज जाएगा वो है कि कराची टू पेशावर रेलवे लाइन, जो कि जाहिर है कि उसको स्पीड अप करना है, मॉडर्नाइज करना है, उसकी लागत है $8.2 बिलियन जो दी गई है। ठीक है। अब जो रिवाइज्ड PC1 फॉर्म बना रही है हुकूमत बकौल शेख रशीद के प्राइम मिनिस्टर को जो भिजवाया है उन्होंने, उसमें उन्होंने $2 बिलियन इसमें से माइनस करके $6.2 बिलियन का फॉर्म बनाया है। वो अलग बात है कि शेख साहब ने कहा कि मेरी तो ख्वाहिश है कि ये 4.2 में ही हो जाए तो बड़ा अच्छा है। तो ठीक है, ये मैदान है सीपैक का, ये गज है, चंद दिनों में बिल्ली थैले से। मुझे तो इसी चीज से डर लगता है ना यार, ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि अगेन और ये भी बात मैं पता नहीं हम 10-20 सालों से ही कर रहे हैं कि जी इतने संगीन मसले मसाइल हैं, हाँ, अंदरूनी बैरूनी, कि सर बड़ी कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का सबूत अभी मिल गया। खुसरो बख्तियार कह रहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, फवाद चौधरी कह चुके हैं नहीं जी। सर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो छोड़ दें। राना मसूद का एक बयान आता है, फिर वो कहता है कि जी मैं मिसकोट हूँ, मिसकोट वाले बयान के बाद फिर ऊपर से बयान आता है कि जी ये गलत बात हुई है। तो मतलब मक्खी मारने के लिए हथौड़ा चाहिए। राना मसूद टेबल भी ना साहब ने ठीक है चवल मारी है, लेकिन उस चवल में क्या है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से हमारा समझौता हो गया, ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गया या नहीं हुआ, व्हाटएवर। अब ISPR अगर ये कहता है कि ये उन्होंने बात जो है गलत की है, तो भाई उसने तो नाम इस्टेब्लिशमेंट का लिया है। मतलब सर कितने लेवल्स पर इसको आप इस्टेब्लिशमेंट तो एक मसला है, क्या कहना चाहिए, एक तजरीदी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की टर्म है ना भाई। सर तोप और मक्खी, तोप और मक्खी का निशान याद रखें बस, और ब्रेक ब्रेक। हुकूमत जब आती है तो जाहिर है स्टार्ट वो करती है करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम से, और PTI हुकूमत जिसने पूरी कैंपेन चलाई करप्शन के ख़िलाफ़, जाहिर है उनका तो फ़र्ज़ है कि वो ऐसे इक़दाम लें। और आज FPR ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें कहा गया कि 169 ऐसे टैक्स चोर हैं जिनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे, और ये वो लोग हैं जिनके पास 3000 CC से बड़ी गाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, और इन्होंने टैक्स नहीं दिया। तो इस सारी सूरत हाल में जो ज़ाहिर है एक स्टेप अच्छा होता है, लेकिन बदकिस्मती पिछली हुकूमतों में हमने ये देखी कि ऐसे एफर्ट्स लिए तो जाते, एंड में आके बात एमनेस्टी पे आ जाती है कि भाईजान चलो आप खुद ही शो कर दो, तो वो करके अब देखना ये है कि ये करेंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो लाइन दी है वो तो बड़ी सेक्सी किस्म की कि भाई हॉट परसूट होगा, और हमारे पास नाम है, वो नाम अभी तक बताए नहीं गए हैं, लेकिन उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं और अब बाकायदा जो है वो कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा नहीं देखें, अब अगेन अगर एमनेस्टी पड़ती है तो इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है,
क्योंकि तरीका कार यही रहता है। एमनेस्टी खासी कामयाब रही, एग्जैक्टली, जो 31 जुलाई को खत्म हुई थी। 82,848 अफराद ने इसका फ़ायदा उठाया और 2.5 ट्रिलियन के असासे ट्रिलियन कितना खरब 2.5 खरब के असासे। अच्छा, ये डिक्लेयर हुए हैं मेरा ख्याल नहीं, वो वही कह रहे हैं ना, जाहिर हो गए, लीगल हो गए जो उसमें। अच्छा, उससे FBR को 121 अरब रुपए की आमदनी हुई। तो इसका मतलब कि हर एमनेस्टी नाकाम नहीं, और ना ही एमनेस्टी का मतलब है कि जी तेरे 10 खून माफ हो गए, तू जा, ऐसा नहीं है। लेकिन यू गेट समथिंग फ्रॉम इट, शो हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ऑब्वियसली इसके अलावा कि प्रॉपर्टीज़ का। आपको पता है पिछले कई महीनों से, बल्कि पिछली हुकूमत से भी, पानामा से ये शुरू हुई थी कि कौन से लोग हैं पाकिस्तानी जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं। और पीपल्स पार्टी के दौर में हमने स्विस बैंकों का किस्सा सुना था, उसके बाद पानामा आ गया तो हमने लंदन प्रॉपर्टीज़ जो कि ज़ाहिर है पहले मौजूद थी। अब ये कहा जा रहा है कि 1000 के करीब UK में ऐसी सस्पेक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तानियों की जो यहाँ जाहिर नहीं की गई, और 500 के करीब UAE में है। 500 लोग और 1000 लोग, प्रॉपर्टीज तो कई हो सकती है। अच्छा, ठीक, 1500 लोग हैं, सही है। प्रॉपर्टीज तो 10 भी हो सकती है प्रॉपर्टीज, और 500 लोगों की प्रॉपर्टीज UAE में, और उसकी लिस्टें आ गई हैं। और उसके बाद अब ये वाजे नहीं है कि उसमें से कितनी ज़ाहिर है लिजिट हैं, नहीं हैं, वो सारा कुछ वो पहले होगा, तो लिस्ट होगी, फिर छानबीन होगी। लेकिन यार ये तरीका कार सही है, क्योंकि देखिए ये मेरी मोटी अकल में भी समझ आ रहा है कि अगर एक बंदा है और वो BMW चला रहा है और 7 सीरीज चला रहा है, मर्सिडीज बेंज चला रहा है और टैक्स नहीं देता, तो ये कैसे है? कि ऑन पेपर कि सर मैं तो साल के मतलब 10 लाख रुपए बनाता हूँ। अच्छा, तेरी गाड़ी 2 करोड़ की है, तेरा बंगला 50 करोड़ का है, तो यार ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इवेंचुअली क्राइटेरिया बना रहे हैं ना FBR वाले, वो ये है कि डेफिनेशन कि जिनके पीछे जाना है प्रायोरिटी में, कि जिन्होंने 20 मिलियन रुपए से जायद की प्रॉपर्टी खरीदी है वो 2 करोड़, ये जिन्होंने 1800 सीसी या उससे ऊपर की गाड़ियां खरीदी हैं वो, और जिन्होंने 1 करोड़ रुपया सालाना से जायद किराया वसूल किया है, उनकी छानबीन होगी कि भाई जी तुसी टैक्स रिटर्न भरे ने या नहीं भरे ने। आखिरी तारीख ज़ाहिर है उसकी 30 नवंबर है। अच्छा, अब FBR के हाथ पहले तो बहाना हो जाता था जी हमें तो मालूम ही नहीं है कि क्या नाम है, ऑफशोर कंपनियां और प्रॉपर्टियां क्या है। अब OECD के साथ जो एक इनका अंडरस्टैंडिंग और माहिदा हुआ है, उसके तहत उन्होंने जो भी OECD के मेंबर्स हैं उन्होंने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी है जो भी इन्होंने मांगी है। इसी तरह UAE की जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं पहले वो छुपाई जाती थी जी, उन्होंने भी शेयरिंग शुरू कर दी है। तो अब FBR के पास वो बैक ट्रैकिंग का कोई जवाब नहीं है कि जी हम कल मुझे बुखार हो गया था इसलिए मैं छानबीन नहीं करता, वो करना ही कल मैंने अखबार नहीं पढ़ा था जी। यही बात है ना कि जो क्वांटम ऑफ मनी है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर। हालांकि बात होती है कि $200 बिलियन, $300 बिलियन, आपको याद है मुराद सईद ने जो कहा था कि जनाब आते ही बस तमाम कर्जे हमारे, ऐसा नहीं, शुरू 10 बिलियन से होता है। हाँ वो तो इस सारी सूरत हाल में एक सिस्टम बन जाएगा, और यही मैं इस गवर्नमेंट का जो मकसद जो इन्होंने कहा था कि हम रिफॉर्म करेंगे, और रिफॉर्म ही होना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे आपने कहा BMW वाला टैक्स नहीं देगा तो आप किसी रिटेलर से, फिर दुकानदार के पास जाकर के आप टैक्स डिमांड ही नहीं कर सकते। अच्छा, उस बेचारे से तो आप फिर भी ले लोगे BMW वाले पे हाथ। अच्छा, लेकिन बात सही है कि अगर 5-6 BMW वालों पे आपने हाथ लगाया तो नीचे के 5000 लोग सेट हो जाते हैं। ये है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अल्टीमेटली हर एक चीज आके खत्म होती है कहाँ, वही पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेल पर। आप फंसते कहाँ हैं? आप फंसते हैं डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेल पर। ये हमने देखा है। ये जो पिछला जो इनका मिनी बजट आया था, मैं ख्याल उसी में एक जो जिस बात की जो मतलब मुझे नहीं समझ आई इस बात की, जो फाइलर और नॉन फाइलर भी प्रॉपर्टी ले सकते, वो वापस ले लिया। लेकिन सुनने में ये आया है कि उसकी एग्जेम्पशंस पर भी गौर किया जा रहा है, बिकॉज अगेन फाइलर नॉन फाइलर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का मकसद ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन नेट में आए। तो पहले आप इस नेट को सही करें। FBR का एक्शन है, एक एक्शन है,
इस एक्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है ताकि ये एक प्रोसेस बने और ये एक सस्टेन्ड वो लेवल पे हो, ये ना हो कि बस एक महीने बाद आपने फिर छोड़ दिया और जैसे फिर कहा जैसे टिंटेड विंडोज के खिलाफ ड्राइव होती है एग्जैक्टली, या हेलमेट वालों, यार वीकेंड पे है वो एक कंटेनर आया हुआ हेलमेट वालों का तो पकड़ लो, मोटरसाइकिल वालों को उन्हें कहो जी आपने खरीदना है, जब वो बिक गया हेलमेट। देखते हैं होपफुली ये इंस्टीट्यूशनलाइज होंगी या नहीं होगी तो फिर उस पर भी बात करेंगे 100 दिन बाद। मुसद साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। कुछ ऐसी इजादात होती हैं जो पूरी दुनिया को तब्दील कर देती हैं, जैसे कि पहिया। अब हमारे लिए तो बड़ा मामूली है, लेकिन आप सोचें कि जब पहली दफ़ा बना था तो लोग दंग रह गए होंगे कि यार दिस चेंजेस एवरीथिंग। उसको आगे ले जाते हैं जहाज़, गाड़ी, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों ने दुनिया को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। और अब आपके जो ये स्मार्टफोन है इसके अंदर ही इंटरनेट है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गेम चेंजिंग इन्वेंशन। आज ऐसी किसी इजादात पर बात नहीं होंगे, हम काफ़ी मामूली किस्म की बात करेंगे। और क्योंकि मैं स्मार्टफोन की ही बात कर रहा था जो आजकल काफ़ी लोगों के लिए अपने घर वालों से भी ज़्यादा अजीज़ होता है, बहुत ख्याल रखते हैं, कवर ववर भी ले रहे होते हैं, और अगर बेचारा गिर गया तो आपको पता है कि एकदम आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं तो बड़ी शानदार लेकिन हैं बड़ी कमज़ोर, है ना। मतलब गिर जाए तो शैटर हो जाती है। वो साहब मुझे पता है कि आपके पास 3310 है तो आपको कोई मसला नहीं है। मैं अपने घर वालों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल, क्योंकि आपके पास 3310 है, बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं कह रहा। तो ये जो सबका ही मसला है कि जी अगर यहाँ से भाई ये फ़ोन गिर गया तो ये फ़ोन तो गया काम से। तो एक जर्मन इंजीनियर हैं हमारे भाई, उन्होंने कहा कि यार इसके बारे में कुछ करना चाहिए, और उन्होंने फ़ोन के लिए एक एयर बैग बना दिया है, बिल्कुल जैसे गाड़ी में नहीं होता टक्कर लगा तो वो फूल जाता है। ये जो एयर बैग है लिटरली एयर बैग है, क्योंकि जब ये देखता है कि आपका फ़ोन गिर रहा है, पता नहीं इसको कैसे पता लगता है एयर प्रेशर से, तो इसके अंदर से ये 4 टांगे या स्पाइक्स निकल आती हैं और आपका फ़ोन गिरता नहीं है, आपका फ़ोन बाउंस करके जैसे बिल्ली अपने पंजों पे गिरती है, ऐसा ही कुछ है। तो आई मीन आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट इन्वेंशन। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना आजकल बड़ा आसान हो गया, क्योंकि आप सिर्फ डिज़ाइन करें और एक वेबसाइट है किक स्टार्टर, उस पर आप अपलोड कर दें तो लोग बाकायदा, अगर किसी ने समझा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लोग आपको फंड करते हैं। तो पाकिस्तानी इंजीनियर्स के पास भी अगर कोई इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं इस तरह के तो वो वहाँ जा सकते हैं। यही बना ले, मैं कहता हूँ तो पाकिस्तान में इसको छाप लो। मैं ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे, इसकी तरह के कोई चीज़ बना लो, हम ये कह सकते हैं, ग्रीन कर देंगे। हाँ जो भी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, स्मार्टफोन तो चले सबको बारे में पता है, स्मार्ट ग्लासेस, क्योंकि आजकल ये भी रिवाज है और काफ़ी इनफैक्ट सालों से है। मसला क्या है कि स्मार्ट ग्लासेस जो भी अब तक बने हैं वो हैं बड़े अजीब व गरीब किस्म के। एक तो इतने बड़े हैं, और कोई आपको याद है एक दफ़ा वो वर्चुअल रियलिटी वाला भाई आया था तो वो पूरा हेडसेट था, बंदा रोबोट लगता है उसके अंदर। तो एक नई कंपनी है कॉल्ड व्यू, और उन्होंने स्मार्ट ग्लासेस बनाए हैं जो बिल्कुल इसी तरह ही हैं। अच्छा। ठीक है, और अगर आप उसे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसके अंदर। एक तो हेडफोन्स उसके अंदर बिल्ट इन है, तो वो आपकी हड्डी के थ्रू आते हैं, यू कैन लिसन टू म्यूजिक। आप यूं करेंगे तो चेंज हो जाएगा म्यूजिक, माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा। अच्छा, और बेस्ट पार्ट है कि इसके अंदर जैसे गूगल मैप्स पे आप कोई जगह ढूंढ सकते हैं तो इसके अंदर डायरेक्ट आपकी यहाँ फीड आ जाएगी। और इसमें सेफ्टी फीचर्स भी हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी एनके देख लेती हैं कि जी आप सड़क खिड़की से बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं या आप नीचे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अपने फ़ोन की तरफ, तो लाइट ब्लिंक करेगी कि खुदा सामने रोड को देख लो, बंदे का पुत्र बन। और मुझ जैसे लोगों के लिए इसमें जो ब्रिलियंट फीचर है, सिर्फ इसी फीचर के लिए शायद मैं इसी चीज़ को ख़रीद लूँ, वो ये है कि कभी आप तो इनके पहनते नहीं है ना, कभी आपको ये नहीं पता कि अगर आपने एनके ना पहनी हो और आपको एनके तलाश करनी पड़े तो कितना मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि वैसे ही बंदा अंधा है, ऊपर से यूं कर रहा होता है कहाँ है मेरी एनके, कहाँ है मेरी एनके। तो इसके अंदर जैसे फाइंड माई आईफोन का फीचर है ना, तो इसके अंदर फाइंड माई ग्लासेस का फीचर है, वो आप अपने स्मार्टफोन के साथ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर स्मार्टफोन भी गुम गया तो फिर आपके बारे में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि जी मैंने तो एनके पहननी नहीं है, जी मैं तंग आ गया हूँ इनको की, और अब मेरे साथ क्योंकि उम्र का तकाजा है तो मसला है कि दूर के लिए कोई एनके हैं तो नज़दीक के लिए कोई एनके हैं, फिर वो मनूस प्रोग्रेसिव एनके आ जाती हैं जो मतलब मुझे तो पहनता हूँ तो चक्कर आ जाए, बिल्कुल बड़ा मसला है वो। हाँ, और कॉन्टैक्ट्स में से पहने नहीं जाते क्योंकि मैं सुस्त हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, फिर सुबह को पता लगता है कि यार ये क्या हुआ है। तो एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बनाई है बायोनिक
कॉन्टैक्ट बायोनिक लेंसेज, गार्थ वेब है नाम उनका। और इसमें क्या है कि जैसे आपका कैटरैक्ट का ऑपरेशन नहीं होता तो आपकी लेंस निकालते हैं, आपकी लेंस निकाल कर ये बायोनिक लेंस आ जाएगी। इससे क्या होता है कि जैसे अब नाज़रीन आप नहीं देख सकते कि हमारे ऑफिस या सेट में एक घड़ी है, अगर मैं एंटी उतार दूँ मुझे वो घड़ी नज़र नहीं आ सकती, मुझे नहीं पता कि क्या टाइम है। इससे जो आपको आपकी जो बेस्ट आई साइट है उससे 3 गुना बेहतर नज़र आएगा लिटरली, लेकिन ये है परमानेंट। तो ये तो इन्होंने तो बनाई सिर्फ कि यार ग्लासेस से छुटकारा मिले। गूगल और सोनी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम इससे 2 हाथ आगे जाते हैं। उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस डेवलप कर रहे हैं जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज से, कि अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो 2 दफ़ा आंखें ब्लिंक करो, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, बंद करनी है ये स्नैपशॉट लेना है तो यूं कर लो। तो आप सोच सकते हैं कि रिपोर्टर्स के लिए तो एक रिपोर्टर्स के लिए तो रिपोर्टर्स और इसके बहुत मतलब क्या कहते हैं अनसिविलाइज्ड किस्म के यूसेस भी हो सकते हैं। तो ये जब एक दफ़ा आ जाएगा तो मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा डर लग रहा है घर से निकलते हुए। हाँ, घर से निकलते हुए कुछ भी करते हुए बंदा तुम्हारे साथ घूर रहा है, तुम कहोगे ओए वीडियो बना रहे हो, तुम बंद करो ये वीडियो, फिर वो कहेगा मैं तो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आंखें दिखाओ अपनी, तुमने लेंस पहने हुए हैं। अच्छा ठीक ठाक महंगे होंगे 3 साढ़े 3, हाँ आंखें निकाल दूंगा। ये ऐसे लेंसेज भी है कि आदमी उन्हें पहन के दीवार के आर पार देख, अभी नहीं है लेकिन सर आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस मिलिट्री इंफ्रारेड लेंसेज तो डेवलप कर रहा है ना, कि नाइट के मिशन में आपने बस लेंसेज लगाई और गेम ऑन है। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें होंगी। अच्छा एक जो बहुत बड़ा मसला है ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में, वो है पीने के पानी का। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्वेंशन मैंने देखी है, बड़ी सिंपल है, लाइफ स्ट्रॉ के नाम से। और उनका दावा ये है कि, और ये अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं सिंपल स्ट्रॉ है, तो अगर पानी है वो जितना भी आलूदा है आप सिर्फ इस स्ट्रॉ के साथ पिएंगे तो अप टू 4000 लीटर्स की इसकी यूसेज है। सो दिस इज अ गुड थिंग। इसकी जी आ गया है क्या? ये मार्केट में है, लेकिन इसकी लिमिटेड यूज है, ऑब्वियसली इसको आप इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सकते। अच्छा पानी की बात की तो एक और बहुत बड़ा मसला है कि प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक वेस्ट हर जगह है। अच्छा पिछले साल जितनी प्लास्टिक की बोतलें बिकी हैं, हाँ, अगर आप उनको एक के ऊपर एक लगाएं तो यहाँ से सूरज तक आधे का रास्ता पूरा हो जाता है। जस्ट इमेजिन। तो एक कंपनी है, उन्होंने कहा कि यार लोगों ने पानी तो पीना है, खरीदना भी है, तो क्या करें। तो उन्होंने बनाई है एक वाटर पॉड, बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये लगेगा बड़ा अजीब, एक राउंड किस्म का बॉल है और उसको आप सिर्फ मुंह में डाल देते हैं और आप उसको पी लेते हैं, क्योंकि उसकी जो कवरिंग है वो एडिबल है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इसको फिर आप ज़्यादा यूज़ में जाए और ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी को आप बेहतर करेंगे तो इतनी जो प्लास्टिक होती है हर मिनट दुनिया में 10 लाख प्लास्टिक बोतलें बिकती हैं सर। तो आप इससे हिसाब लगाएं। और ये जाती कहाँ है? आपकी लैंडफिल्स में, समुद्रों में, नहरों में, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और इसके साथ साथ अब जाहिर है कि आप कुछ भी खरीदते तो खाना भी खरीदते तो प्लास्टिक कवर में ही आता है ना। तो एक और कंपनी है बड़ी सिंपल, उन्होंने मिल्क प्रोटीन की प्लास्टिक बनाई हुई है। तो आप खाना भी खा सकते हो और बाद में कवर भी खा सकते हो, अगर मतलब कुछ मीठे का मूड हो। तो ये है सर आज के। और बस तो मीठे में क्या है? मीठे में क्या है? प्लास्टिक। ये तो जनाब आज के लिए इतना ही, कल दोबारा आएंगे कुछ मीठा लेकर के। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।